हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करना है, पर मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल ट्राई टू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन की थी। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टॉपिक से। हमने सिलेबस डिस्कशन की थी। सिलेबस डिस्कशन के बाद हमने जीओसी स्टार्ट किया था, राइट। जीओसी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जीओसी में हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, दैट इज रेजोनेंस, राइट। अब रेजोनेंस के अंदर हमने देखा था व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है ना। रेजोनेंस में मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ जो होती है वो प्रैक्टिकली पहले या एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, देन वी गिव थ्योरीज अकॉर्डिंग टू दैट। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दी थी कि हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंजुगेशन पढ़ा था, है ना, कि पाई कि किसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हम जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो रेजोनेंस को डिफाइन करने के लिए ली जाती है, जो बच्चों ने पहले से भी थोड़ी बहुत आइडिया होता है, दैट इज़ द बेंजीन, है ना। पाई कही थी। इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, राइट। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने आपसे कहा था दिस इज आर रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। ये मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे चुकी थी, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल चुका था इस टॉपिक का, ठीक है। इतना सा हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि दिस इज स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 2। इन दोनों को कहा था दैट दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसको हमने कहा था दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब ये बोलता है, कल मैं आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन दे चुकी थी। अब आते हैं हमारे पास कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मैं उसके लिए आपके लिए डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। द वेरियस पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, है ना, कितने जो भी हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल होंगे और जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है ना, that are they are contributing or that can be written for a molecule without changing the position of atom are called resonating structure, या जिनको हम क्या बोलते हैं, contributing structures बोलते हैं ना। इनकी डेफिनेशन की बात कर रहा है, और वो डेफिनेशन क्या है, the various possible electronic structures that can be written for a molecule without changing the position of atom is called resonating structure, ठीक है। या फिर हम उनको क्या बोलेंगे, और contributing structures और canonical forms, क्लियर, एटसेट्रा। अब ये बोल रहा है कि जो हमारे पास नेक्स्ट ये बोलता है कि ये तो हमने बना दिए है स्ट्रक्चर। अब ये बोलता है नेक्स्ट यहाँ पर कि अब यहाँ पर ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एंड 1। अब जो हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर बनाए थे ना बेंजीन के, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो हमारे पास ये वाले थे,
ये वाले जो स्ट्रक्चर थे इनकी जब ये बात करता है, ठीक है, इनकी जब ये बात करता है तो बोलता है इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं दैट इज कैक्यूलेस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, कैक्यूलेस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है एज सच। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से ये भी है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है टू एक्सप्लेन कि हर जगह पे बॉन्ड जो है वो हमें देखने में इक्वल लग रही है ना। यही मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि अगर किसी चीज़ की रेजोनेंस होनी है, हमने कहा ना कि हम देखेंगे कि रेजोनेंस हो रही है ना। अब रेजोनेंस हो रही है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, क्राइटेरिया होगा ना। रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस कहाँ हो रही है, ठीक है, वेयर, व्हेन, और उसकी कंडीशन क्या है रेजोनेंस के होने के लिए। जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका क्राइटेरिया होता है दैट इज आपका या तो आपको 12+ होना चाहिए, 10+ होना चाहिए, है ना। हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है या हर एक जॉब के लिए अपनी अपनी क्या होती है, एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस शो कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, हमारे पास क्राइटेरियाज होने चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन सबसे पहले ही क्या आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही, हमारे पास क्या है कंडीशन, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि कार्बन के साथ साथ ही किसमें देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक में कार्बन तो हो गए, साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रहा आपका कार्बन, इनके पी ऑर्बिटल में किसमें आएगा बच्चा, पी ऑर्बिटल में होगी रेजोनेंस, ठीक है। अब ये बोल रहा है पी ऑर्बिटल ही क्यों, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है ना बच्चा वो डायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है, डायरेक्शनल नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल। अगर डी ऑर्बिटल की हम बात करें, डी ऑर्बिटल जो होगा बहुत टाइप से होगा, है ना हमारे पास, इस तरह से भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, अलग अलग तरह से क्या होगा देखने को मिलेंगे डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, वो भी अच्छे डायरेक्शनल नहीं होते हैं बेसिकली। और जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनको हम इसलिए चूज़ करते हैं, आई मीन कि रेजोनेंस पी ऑर्बिटल में ही क्यों होता है, बिकॉज दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। क्यों होते हैं बच्चा, बिकॉज दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। ठीक है, ये अगर मैं पी एक्स ले रही हूँ तो ये क्या होगा, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होते हैं ना बच्चा, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, है ना, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल जो होगा वो अलग अलग एक्सिस पे बनता हुआ हमें नज़र आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि अगर ये मेरी कोई एक्स एक्सिस है, राइट, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल बन गया, है ना। अब जो यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी एक्स, है ना। जो पी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा, है ना, अब ये ड्रॉ कर देती हूँ। ऑर्बिटल थोड़े मोटे पतले इसलिए ड्रॉ करिए सो दैट आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें इसको, ठीक है। नाउ दिस इज पी वाई ऑर्बिटल, है ना, पी वाई, और साथ में ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं हुआ है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी जेड। मैं आपको एक एक्चुअल इमेज दिखा देती हूँ इन ऑर्बिटल्स की, वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये रहे हमारे पी ऑर्बिटल्स, है ना, यहाँ पर दिस इमेज वुड बी बेटर। देखिए यहाँ पर पी, देखिए पी एक्स किस तरह से है हमारे पास, यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, आई होप आपको
एरो दिख रहा होगा कि देखिए ये इस तरह से पी एक्सिस पे है, ठीक है, ये यहाँ पर कैसे है, पी वाई पे है, और ये कहाँ पर है, पी जेड पे। देखिए आपस में तीनों एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द ई क्या होती है, ईच अदर होती है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो क्या करती है, आपस में तो परपेंडिकुलर होती है, पर उनका जो पाथ होता है, जिस पाथ में वो चलती है, वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो तीनों ही जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो जो ऑर्बिटल्स है वो भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ग्रेट, दैट्स वाई यहाँ पर इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो p ऑर्बिटल है, दैट इज p ऑर्बिटल जो है, इट इज, यही किसके लिए बेस्ट है, रेजोनेंस के लिए। क्लियर। अब एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई कि हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन अब हमारे पास ये आ गई कि हमारे पास क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल। पहली कंडीशन तो हो गई, हाँ भाई p ऑर्बिटल होना चाहिए अगर हमें रेजोनेंस करवानी है। क्लियर। दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि अगर मेरे पास है ना, कि अब ये दूसरी कंडीशन में हम लोगों को ये बोलता है कि अगर मेरे पास क्या है, कार्बन का, अब यहाँ पर अगर p ऑर्बिटल जैसे हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एटम पे होना चाहिए, ठीक है, कार्बन शुड बी एडजेसेंट। अब कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा है ना, फर्स्ट कार्बन का, ठीक है, p ऑर्बिटल, p orbital of carbon atom and p orbital of adjacent carbon atom should be on same plane। वो क्या होना चाहिए, सेम प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है, किस पे होना चाहिए बच्चा, सेम प्लेन पे होना चाहिए। अब सेम प्लेन का इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास कोई कार्बन एटम है, ठीक है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड सब में दिख रही है, दैट इज सिंगल बॉन्ड सब में दिख रही है ना। अब यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होगा इन दो कार्बन एटम का, मैं पहले दो कार्बन की बात करके आपको बता रही हूँ कि इनका जो सिग्मा होगा, ठीक है, वो इस तरह के कुछ ऑर्बिटल्स के साथ बना हुआ होगा, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है दैट इज, या सिंगल बॉन्ड जो बनता है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे साइड पे लिख के बता देती हूँ, दैट इज सिग्मा नहीं, हाँ सिग्मा बॉन्ड ही बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, एक तो हेड ऑन ओवरलैप है वो तो आपको पता ही है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, है ना, पर किसका होता है, दैट इज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका होगा बच्चा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। बट जो हमारे पास क्या होती है, पाई बॉन्ड होता है, वो किसका वो कैसे बनता है, साइडवेज, है ना, साइडवेज होता है, और वो किसका बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। किसका बनेगा बच्चा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब यहाँ पर तो ये बन गया होगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर जब बन चुका होगा तो एक एक्सिस तो इसकी क्या हो गई होगी, बिजी, और अकॉर्डिंग टू आयुपैक हम ये मान के चलते हैं, जब हमें एक्सिस मेंशन नहीं होती है, दैट अलोंग जेड एक्सिस पे क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है। अब जेड एक्सिस पे ये बन गया तो लेफ्ट आउट क्या रह गया होगा, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट कार्बन का क्या है, पी एक्स है, तो उस सेकंड कार्बन का भी क्या होना चाहिए, पी एक्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगी, कोई भी एक तो पाई बॉन्ड बनेगा, और दूसरा यहाँ पर तभी क्या होगी, रेजोनेंस फॉलो होगी। मतलब रेजोनेंस तभी हो सकती है जब जो पहला कार्बन है उसका पी ऑर्बिटल और जो दूसरा उसके साथ वाला एडजेसेंट कार्बन है, उन दोनों का ऑर्बिटल क्या होना चाहिए बच्चा, शुड बी ऑन सेम प्लेन। समझ आया कि अगर वो क्या होगा, सेम प्लेन पे होगा, तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। देखिए ना, अगर यहाँ पर ये एक पी हमारे पास क्या है, ये पी एक्स है, ठीक है, पी जेड मैंने ये वाला ले लिया है ना, हम ये मान के चलिए कि ऑर्बिटल उसमें मिक्स हो गया, ठीक है, एक का, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा ना, जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, है ना। यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 होगी, ठीक है, उसमें सिग्मा बॉन्ड यूज होगा। अब इसके पास एक px खाली होगा और दूसरा क्या होगा, py खाली, है ना,
और इसके पास भी क्या होगा, यहाँ पर ये पी एक्स होगा और ये मैं इसका पी वाई ड्रॉन कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसका पी एक्स है तो वो पी एक्स में ही ऑर्बिटल को डाल सकता है, सॉरी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, पी वाई में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्लेन है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हो तो अपनी सेम डायरेक्शन में जंप करोगे ना, अपने से दूसरे डायरेक्शन में तो जंप नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर आप किसी एक प्लेन पे हो तो आप उसके सामने, आप कभी भी अगर एक छत से दूसरी छत कूदते हो तो अपने साथ वाली लेवल वाली छत पे कूदोगे। अगर वो डायरेक्शन ही अलग हो जाएगी दैट जंप इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमेशा जब भी रेजोनेंस होती है उस टाइम पर जो हमारा पी ऑर्बिटल होगा कार्बन का, और जो एडजेसेंट कार्बन का क्या होगा, पी ऑर्बिटल, वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन पे होने चाहिए। क्लियर? इतना सा आई होप कि आपको ये चीज़ क्या होगी क्लियर हो गई होगी। तो इसके साथ हमारी कंडीशंस जो हैं रेजोनेंस होने के लिए वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास अलग अलग तरीके से क्या होती हैं रेजोनेंस होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आई विल लाइक टू स्टार्ट विद द लोन पेयर, that is lone pair and pi bond रेजोनेंस और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना, रेजोनेंस होना, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर लोन पेयर की बात कर रहे हैं देन कंडीशन शुड बी कि जो हमारा लोन पेयर होगा उस एटम का वो क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड होना चाहिए, है ना। अब अगर आपको किसी को क्या करना है, कोई चीज़ देनी है तो आपके पास वो पहले से किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आपने पूरा का पूरा लोन पेयर उठाकर क्या करना है, किसी ऑर्बिटल में डालना है, किसी एटम के ऑर्बिटल में डालना है। तो उसके लिए एक तो उसके पास जगह होनी चाहिए और दूसरा यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि लोन पेयर क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब आपने कोई चीज़ ले ली है, किसी और के साथ भी बांटी और दूसरे साथ भी बांटी हुई है, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा जो लोन पेयर है वो क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड होना इज कंपल्सरी। अगर वो अनशेयर्ड नहीं है, अगर पहले से किसी को दिया हुआ है तो उस टाइम पर, समझ रहे हो, अनशेयर्ड का मतलब ये भी है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर मैं NH2 की बात करती हूँ, ठीक है, वो लोन पेयर जो होगा वो पार्टिसिपेट तभी करेगा जब हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp2 होगी, ठीक है। अदरवाइज जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा will not participate in हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बच्चा, कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर वो sp2 नहीं है तो। अब ये ऐसा इसीलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे पास, अगर उसने अनशेयर्ड लोन पेयर का मतलब ये है कि वो एस में यहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, अगर वो sp2 है तभी वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब जो अनशेयर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, हमारे पास हाइपोथेटिकल इन नेचर है। क्या है ये, एक हाइपोथेटिकल ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने चीज़ों को इजी समझ करने के लिए ही इन कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, लाते हैं। ये भी एक क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं देखा गया है, बट हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, दैट इज इट इन्वॉल्व्स दी delocalization that is movement or dispersal of charge। सॉरी, ये नहीं आएगा, delocalization of
lone pair of electron of atom or group with the electrons of pi bond। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं किस किस की, अनशेयर्ड लोन पेयर की, है ना, तो अनशेयर्ड लोन पेयर किस किस के पास होता है। ठीक है, ये जो अनशेयर्ड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस तरह से इतना आपसे टिपिकली नहीं पूछेगा, बट आपको आगे के लिए क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर में हमारे पास क्या आ गया, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फैमिली की हम लोग बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आएगा, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन की फैमिली में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन एंड द सल्फर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे, हैलोजन्स। हैलोजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हैलोजन में यूजुअली हमारे पास क्लोरीन या फ्लोरीन को हम लोग लेके चलेंगे, वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट एक हमारे पास कार्बिन आती है, कार्बिन आपके सिलेबस में नहीं है, बट बाकी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, आपको बेसिकली जो नोट्स में है वो भी दिखाई जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे ये है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2। देखिए अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उठकर चले जाएंगे। यही तो फंडा है ना कि लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी कि हर एक एटम का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चा, 7 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या आते हैं, 5 और 2, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या आता है, सॉरी वेट अ सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट फॉर सेकेंड। 2 और क्या आएगा, 5। इट मीन्स नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन के 3 तो है, 2 हाइड्रोजन के साथ है ना, 2 और 1 3। अब जब ये यहाँ लोन पेयर दे रहा होगा, है ना, तो यहाँ पर इसका लोन पेयर जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए। और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ उठकर चला जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यूजुअली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सामने दिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 लोन पेयर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नाइट्रोजन का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कितनी बॉन्ड हो गया, अब 4 हो गई, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इसने अपना लोन पेयर दे दिया। ठीक है, कार्बन की कितनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर भी जो कार्बन है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये लोन पेयर आ गया, क्योंकि 2 बॉन्ड उसके यहाँ पे 3 है, और एक ये इसने पेयर ऑफ लोन पेयर रख दिया, तो इन सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है जो NH2 की, ये क्या है, इस टाइम पे इसका लोन पेयर क्या है, अनशेयर्ड। अनशेयर्ड इन द सेंस कि किसी और को नहीं दिया, जिस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है, जिसके साथ इसका बॉन्ड क्या है, उस स्ट्रक्चर में या उस कंपाउंड में उसका लोन पेयर अपने पास है। ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या है, अनशेयर्ड है, ये क्या है, अनशेयर्ड लोन पेयर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी है वो क्या आ गई हमारे पास, sp2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है इस स्ट्रक्चर का, कि लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ओके, कि वो किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा दूँ,
सिमिलर क्या दिखा दूँ, एक और दिखा दूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा NH2। इसके पास यहाँ पर लोन पेयर है, बट ये क्या है, एक शेयर्ड लोन पेयर है। क्या है बच्चा, ये क्या है, एक शेयर्ड लोन पेयर है, ठीक है। जब ये शेयर्ड लोन पेयर और यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है हमारे पास, sp3। तो थ्योरी क्या बोलती है यहाँ पर कि नो कंजुगेशन, यहाँ पर कोई भी कंजुगेशन नहीं होती। मुझे इन्हीं दो एग्जाम्पल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करवाना था, इसलिए मैंने अनशेयर्ड लोन पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और ये बोलता है यहाँ पर क्या है, लोन पे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन। थ्योरी जो बोलती है वो क्या बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रही है, कंजुगेशन हो रही है, ठीक है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, वही क्या है, डिलोकलाइजेशन है ना, ठीक है, सॉरी वही कंजुगेशन है क्या, जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब जब हम किसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके साथ एक और बता दूं, दैट इज NH3 का। अब हम ये बोलते हैं कि जो NH3 होता है वो इजीली, आपने अगर कॉन्सेप्ट थोड़े ध्यान से पढ़े हों, एक P3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। आई नो वो सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, बट सिंपल P3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। यूजुअली हमें फॉस्फोरस के केसेस में देखने को मिलती है जब हम सिंपल फॉस्फोरस की बात करते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि P जो NH3 है ना हमारे पास, ये इसलिए P3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, मतलब s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जो लोन पेयर होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, जो इनर वाले s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बात करेगा। तो मतलब लोन पेयर किसके पास हुआ इन शॉर्ट, और s ऑर्बिटल के पास है ना, और ये P3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। बट जब ये P3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसको क्या मिलती है, रिपल्शन, है ना, प्रॉपर एंगल नहीं सेट हो पाता है, इसीलिए ये ट्राई करता है कि ये क्या करे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करे, ठीक है। अब जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर करता है तो उसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन जो होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास, कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लोन पेयर की जगह यू कैन मेक, यहाँ पे ना नेगेटिव साइन बना देना, यहाँ पर नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन के, तो वहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, नेगेटिव एंगल दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, बट जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा बॉन्ड एंगल कब बढ़ता है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब हम इस कंडीशन को यहाँ पर लेके आते हैं जहाँ पे ये NH2 जो होता है ये पॉजिटिव साइन आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, इस केस में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और क्या हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। इसी वजह से क्या होती है, रेजोनेंस होती है। और याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की किस में हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब उसकी रेजोनेंस तभी होगी जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन पे क्या होगी, डबल बॉन्ड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये पूछ सकते हैं, क्लियर, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। अच्छा जी, अब हम कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्स के हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके लिए आपको टाइम सेक्शन दिया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हो कि उसके हाइब्रिडाइजेशन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से नाइट्रोजन का मैंने आपसे बताया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, sp2 होगा, तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये लोन पेयर के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा ये वाला पोर्शन हो गया। बट अगर इफ़ यू आर राइटिंग फॉर एन मेजर एग्जाम तो आप ये अनशेयर्ड वाला पोर्शन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप उसको लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, क्लियर। इसके लिए अगर आपका मन नहीं है तो आप प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख लीजिए जो आपको लिखवा चुकी हूँ मैं, उसके बाद आप ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप कर लीजिए। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है हमारे पास, CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। देखिए यहाँ पर देखिए ये लोन पे तभी पार्टिसिपेट करेगा जब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, क्लियर।
तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, है ना। आपको हमेशा देखना कि ऑक्टेट रूल के जो है वो फॉलो हो रही है। ऑक्टेट रूल क्या है कि जो वैलेंस शेल है उसके अंदर क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर वो फॉलो हो रहा है तभी वो क्या है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। CH2 CH डबल बॉन्ड क्लोरीन। अब क्लोरीन का एक लोन पेयर जा चुका है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर आ गया हमारे पास CH2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन। देखिए अब कुछ ग्रुप का जो नेचर होता है दैट इज इट इज एक्टिंग ऐसे, यहाँ पर प्लस आर एक्ट कर रहा है। प्लस आर माइनस आर क्या है वो मैं आपको बाहर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके बियॉन्ड जाएंगे कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप को लगा के यहाँ पर क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो प्लस आर ग्रुप होते हैं दे आर लाइक एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कि वो अपना जो डोनेशन वाला काम होगा, मतलब कि उनके पास ज़्यादा है एक तरह से, वो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। जो नेगेटिव वाले होते हैं वो थोड़े लालची टाइप के होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल लालची, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए जैसे मर्जी मिले। ग्रेट, तो ये यहाँ से क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेता है, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर है छीनने का। क्लास में आप देखोगे, अगर आपकी क्लास की ही बात करें तो आपको आपकी ही क्लास में इस तरह के बच्चे देंगे, कुछ जो होंगे वो हेल्पफुल होंगे, वो आपको चीज़ दे देंगे, है ना, कुछ जो होंगे वो छीना झपटी वाले होंगे। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं जो CN ग्रुप है वो क्या है, छीना झपटी वाला ग्रुप है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है। जब ये यहाँ से छीनेगा तो इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएंगे। दैट मीन्स CH2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन पे दो क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। क्लियर, इस तरह से क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। बाकी मैं आपको इसके बाद जो ग्रुप्स होंगे ना वो लगा करके अलग से सेपरेटली पढ़ाऊंगी कि प्लस M ग्रुप का क्या अलग पैटर्न है, या प्लस माइनस M का प्लस R माइनस R, वो आपको बताए जाएंगे। बट फाइनली आप पहले आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे मैंने ये यहाँ पर ये लगा दिया NH2। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आप ट्राई कीजिए आंसर करने का, ठीक है। लेट मी नो कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल जाएगा कि रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रेजोनेंस पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट लेटर ऑन आप ये समझ पाओगे कि रेजोनेंस स्टार्टिंग में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाकी चीज़ों को ईजी कर देता है एक, और दूसरी चीज़ ये कि आपको स्टेबिलिटी पैटर्न हमेशा माइंड में सेट रहेगा कि हमें रेजोनेंस वाली चीज़ों को पहले क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, आई होप आप अब तक आंसर कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन, इस नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बन पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला बचा, sp3। अब इस कार्बन, इस नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2। यहाँ पर क्या है कि दोनों के पास क्या है, यहाँ पर एडजेसेंट पे है, इट मीन्स इस नाइट्रोजन की भी क्या होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2।
अब यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड तो है बट एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए साथ वाले कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2। अब ये नाइट्रोजन के साथ ही डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन दैट विल बी sp2, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर भी क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। पर इसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, कोई भी साथ वाले कार्बन पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इस कॉर्नर का मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, ये हमने पढ़ी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोकलाइज्ड, सॉरी आई मीन लोन पेयर जो होगा वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, लोन पेयर क्या रहेगा आपका, लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, NH2 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है ना, आपको पता है इसी कॉन्सेप्ट से हमें पता चल जाता है कि कौन एसिडिक यहाँ पर क्या दिखा देगा, कि कौन बेसिक नेचर शो करेगा या नहीं करेगा। देखो, अब जिसका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है, मतलब यहाँ से वहाँ घूम रहा है, वो किसी को लोन पेयर दे सकता है, नहीं दे सकता। अगर आपका छोटा भाई आपसे कुछ मांग रहा है, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड करे, अगर वो आपसे बॉल मांग रहा है, आप कभी बॉल अपने पास रख रहे हो, कभी अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो वो बेचारा क्या छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा, अगर वो उम्र में छोटा है ना। तो वैसे ही क्या है, ये लोन पेयर और ये जो ये पाई बॉन्ड है, ये आपस में ही इलेक्ट्रॉन की क्या करते रहेंगे, शफलिंग करते रहेंगे, कभी एक को देंगे कभी दूसरे को। तो जो बेचारा यहाँ पर मांगने वाले के लिए आएगा, जो लोन पेयर मांगने के लिए अपना वेकेंट खाली ऑर्बिटल लेके आएगा यहाँ पे मांगने के लिए, उसको वो मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये क्या चले जाता है, बेसिक नेचर नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन किसी की sp3 होगी, मतलब s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, मतलब वो लोन पेयर देने के लिए रेडी है। देखो यहाँ पर ये जो ये वाला लोन पेयर है, ये किसी के साथ, मतलब किसी के साथ अपने जो है वो रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन में नहीं है, तो इसके पास अपने पास पड़ा हुआ है। अगर कोई इससे मांगने आएगा तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि जो हमारी अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसको लोन पेयर कहीं जा ही नहीं रहा है। जब उसका लोन पेयर ही नहीं जा रहा तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा ना। क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो यहाँ से हमारा वो कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। ये भी sp2 है, इसका भी क्या होगा, लोकलाइज्ड। ठीक है, तो ये भी लोन पेयर डोनेशन नहीं करेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। ये भी sp3 है, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड, मतलब लोन पेयर डोनेशन हो सकती है। देखिए ये यहाँ पर इसके साथ वाले पे है। ठीक है, ये sp2 है और ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो है बट इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गया है यहाँ पर, समझ रहे हो। क्योंकि बाकी कहीं पर भी कोई जगह नहीं है कि ये बॉन्ड आगे को मूव करेगा। जब बॉन्ड मूव नहीं करेगा तो लोन पेयर भी डोनेशन नहीं हो पाएगा। ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, लोकलाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 पर लोन पेयर इज ऑल्सो इन sp2 की मतलब कि जो लोन पेयर है वो भी sp2 ऑर्बिटल में चला गया है, सिंपली p ऑर्बिटल में नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ये sp3 है तो इसके क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। ये किसी को भी डोनेशन दे सकते हैं। जो देखो जो p ऑर्बिटल में होगा ना, देखो जैसे ये sp2 में है ना, तो इसका जो लोन पेयर होगा ना वो किसके अंदर होगा, प्योर p के अंदर होगा। ठीक है, जो प्योर p ऑर्बिटल के अंदर होंगे ना वही लोन पेयर क्या होंगे, मतलब डीलोकलाइजेशन में जाएंगे। क्योंकि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं ना, जैसे कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, अनहाइब्रिड से। तो जो प्योर p होगा, यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगी तो कॉन्सेप्ट यहीं रह जाएगा कि जो प्योर p है दैट मीन्स वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तभी तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही तो हम ये चीज़ बोल पाते हैं दैट pyridine इज मोर बेसिक देन पाइरोल। ठीक है, कि जो pyridine होता है ना हमारा वो ज़्यादा बेसिक होता है किसे, पाइरोल से। ये अगर हमने पढ़ना होगा तो जब हम एसिड बेस के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, वहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्लियर?
आई होप इतना सा इनफ है आपके लिए इन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट कम टू दी, अब हम नेक्स्ट चलेंगे किसके बीच में, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड कंजुगेशन, क्योंकि लोन पेयर का कॉन्सेप्ट जो था वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी न्यू होगा आपके लिए आई गेस, और आपको वहाँ पर थोड़ी समझने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ वो चीज़ें क्या कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा देती हूँ, दैट इज़ आर पाई कंजुगेशन। ठीक है, अब पाई कंजुगेशन की एग्जांपल तो मैं आपको बेंजीन दे चुकी हूँ, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाकी और भी एग्जांपल देखेंगे एक दो। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, दैट इज इट इन्वॉल्व्स दी delocalization that is movement or dispersal of charge ठीक है, charge of electrons of pi bond. Okay, now let's come to the example. For example, ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल हम क्या देंगे, बेंजीन की। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग, तो ये हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों के पास आ जाती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शफल कर रही है। ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ, ये हो गया ए पैटर्न, ये यहाँ से शफल कर रही है यहाँ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जहाँ से पाई बॉन्ड जा रहा है वहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, दैट इज CH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, CH2 ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास CH2, यहाँ पर क्या आएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास CH2 पे क्या आएगा पॉजिटिव CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड चला गया है, यहाँ पर क्या आएगा CH। अब ये जो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया, अब ये जो ये वाला पाई बॉन्ड था ये इसके ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर क्या आएगी सिंगल बॉन्ड CH2 क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। क्लियर, अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, सेकेंड। अब इसी के साथ अगर हम ये देखें कि अगर मेरे पास क्या हो रहा है, सॉरी मैं इसको नीचे बना देती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ही चला गया, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ कि यहाँ तो ये ऐसे जा सकता था। ठीक है, या फिर ये कैसे जा सकता था कि यही पाई बॉन्ड जो था हमारे पास ये यहाँ शफल कर जाता, और जो सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ चला जाता। ठीक है, और ये वाला जो है हमारे पास ये बॉन्ड कहाँ चला जाता, CH2 के ऊपर। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, इसको हम बी पैटर्न मान के चलते हैं। ठीक है, अगर बी पैटर्न फॉलो होता तो हमारे पास क्या बनता, दैट इज, मैं पहले सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर के साथ सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से बॉन्ड उठ के कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड उठ के जा रहा है तो इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ जा चुका है, तो मतलब इन बिटवीन में यहाँ पे आएगा क्या डबल बॉन्ड, और हमारा जो यहाँ का डबल बॉन्ड था वो उठ के कहाँ चला गया, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ उठ के चला गया है
CH2 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए इसके, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ज़्यादा, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके बाद चलेंगे। आपको लग रहा होगा ये वाला जल्दी ख़त्म हो गया, मेन पॉइंट था ही उसमें, फ्री रेडिकल वाले में था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जहाँ पर अब हम नया वाला नेक्स्ट सीखेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड पाई कंजुगेशन। ठीक है, थर्ड इज नेक्स्ट हम करेंगे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन और डिलोकलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, अब इसकी तरफ मूव करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। दैट इज इट इन्वॉल्व्स द delocalization of positive charge and की जगह विथ लिख दीजिए, पॉजिटिव चार्ज with pi electrons of pi bond लिख दीजिए, with electrons of pi bond, राइट, ये लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन किसकी होने वाली है, एक तो किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, और दूसरी किसकी, पाई बॉन्ड की। ठीक है, ये कुछ समहाउ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग वो फ्री रेडिकल जैसी ही फीलिंग आएगी यहाँ पर, फ्री रेडिकल ने पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड और एक किसके साथ है, कार्बन के साथ बॉन्ड है। ठीक है ना, तो कितनी हो गई, 3। इट मीन्स इसके पास एक बॉन्ड की क्या है, कमी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसके पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब जो यहाँ के ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, अगर मैं आपको इस तरह से एक तरह से ऑर्बिटल्स शो करके दिखाऊं, तो ये जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इसका ये उठ के यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, समझ रहे हो, ये उठकर कहाँ जाएंगे, एक तरह से इसके कहाँ पर जाएंगे, इस ऑर्बिटल के बीच में जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये उठ के यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भाग गए ना, तो अब तो इसके पास 3 ही बॉन्ड बने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा होगा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक तरह से क्या बोलेगा, हर दोनों स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। ये बोलेगा कि तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, मैं दे देता हूँ। जब इसके पास आएंगे तो फिर ये इसको देने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर 1, ये आ गया स्ट्रक्चर 2, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज अलाइल कार्बोकेटायन। ठीक, कार्बोकेटायन क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। लेट मी सी अगर कोई और एग्जांपल इसके साथ ऐड हो पाती है तो। आई थिंक दिस इज इनफ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस या कंजुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज फोर्थ हो गया आई गेस ये हमारा पॉइंट, दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड पाई कंजुगेशन।
अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तरह से नेगेटिव चार्ज और किसकी डीलोकलाइजेशन होने वाली है, पाई बॉन्ड की. दिस मीन्स इट इन्वॉल्व्स दी delocalization of negative charge and नेगेटिव चार्ज एंड किसका, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का. या आप ये भी लिख सकते हैं इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल में आ जाता है, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. तो ये क्या आ गया मेरे पास, अलाइल कार्बो एनायन. क्लियर. सबसे जो लार्जर पार्ट है वो रेजोनेंस ही है, उसके बाद की जो पार्ट्स हैं वो थोड़े छोटे और वो इजीली भी हो जाएंगे. ठीक है, ये आ गया. तो अब स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है. तो नेगेटिव वाला क्या देगा, यहाँ दे देगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है ना, एक तरह से क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा पेयर होल्ड करके रख रहा है. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चले जाएंगे. दैट मीन्स CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, हाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन CH, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, अलाइल कार्बोकेटाइन. ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड स्ट्रक्चर. ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द लेक्चर टुडे. तो टिल देन टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, फोकस रहिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लोन पेयर और किसके बारे में, वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में. आई गेस एक हाँ ठीक है, वेकेंट लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन पढ़ेंगे. आई थिंक हमने वो पढ़ा नहीं है, दैट इज़ वही फ्री रेडिकल वाला, दैट इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन वाला. वो छोटा सा, वो तो सिंपल एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल है. बट जो लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल वाला है वो थोड़ा लंबा चलेगा. आई गेस कि नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर मीसोमेरिक का कॉन्सेप्ट आएगा. उसी के साथ साथ हमारे ये पोर्शन खत्म हो जाएगा. देन वी विल स्टडी +R -R ग्रुप, उनके इफेक्ट्स और जो वो उनकी वजह से स्पेसिफिकली सेपरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो पढ़ेंगे. और साथ में जो रेजोनेंस के लिए क्या है रूल है कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनके क्या होंगे, हमारे पास रूल्स होंगे. वो सब कुछ हम क्या करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, कवर करेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय.